बहू का ससुराल बना मायका। हॉल में बैठी मंदा गुस्से में कुड़कुड़ा रही थी। शुभी, आ रही हो शुभी? अरे उठ जा, राम जाने क्या होगा इस पुहड़ का। सुबह का सूरज सर पर चढ़ाया है, मगर मजाल है जो ये लड़की कभी जल्दी जाग जाए। माँ की कुड़कुड़ाहट कानों में पड़ते ही शुभी हड़बड़ाहट के साथ जागकर हॉल में आती है। गुड मॉर्निंग माँ। अरे गुड मॉर्निंग को डाल गुड़ की डलियों में। कितनी बार कहा है कि सवेरे उठाकर, अरे सोते समय कान क्या कोल्हापुर कुरियर कर देती है जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। बेटी जात का इतनी देर सवेरे से जागना शोभा नहीं देता। अगर ऐसे ही लेट लतीफ रहेगी तो ससुराल में मायके के नाम की धज्जियां उड़ जाएंगी। मगर माँ। अब मगर अगर का नाप जोक ना कर और जाकर मेरे लिए अदरक इलायची कूटकर कड़क सी चाय बना। माँ की फटकार सुनकर शुभी की आंखें नम हो जाती हैं, जिसके बाद किचन की ओर कदम बढ़ा लेती है। कुछ देर बाद, ये लो माँ चाय। इतने के बाद शुभी कमरे में जाकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही बेटी दरवाजे से बाहर बढ़ती है, मंदा बोलती है, अरे ओ लाडो रानी, कहाँ चल दी सुबह सुबह? सायरा बानो की सवारी? माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। नहीं जाना तुझे कॉलेज। अरे मंदा, जाने दो उसे कॉलेज। आज परीक्षा है बेचारे की। साल भर से रात काली करके पढ़ाई करती आ रही है हमारी बिटिया। तुम चुप रहो जी। तुम्हारे लाड दुलार के कारण ही खुद को पापा की परी समझ बैठी है ये महारानी। सुन ले शुभी, कलम चलाना छोड़कर करची चमचा चलाना सीख, क्योंकि ससुराल में यही काम आता है। अरे मंदा, कोई किसी का भाग्य नहीं जानता। कल को पढ़ लिख कर शुभी अफसर बिटिया बन जाए। अरे नहीं बनाना इसे अफसर बेटियों का। समय से ब्याह करके ससुराल भेज देने में ही भलाई है। कल तुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयार रहना। मगर माँ, विपुल भैया तो मुझसे बड़े हैं, फिर मेरी शादी उनसे पहले क्यों? वो तो सारा दिन मटर गश्ती करते हैं, दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करते हैं, फिर भी आपको उनसे कोई परेशानी नहीं। सारी बंदिशें मुझ पर क्यों? इसलिए कि मैं बेटी हूँ। बेटी को अपने हक के लिए बोलते देखकर गुस्से में तमतमाई हुई माँ ताव में आकर शुभी को जोरदार तमाचा मारती है। बस शुभी, बेटी है, बेटी के जैसे रह, बड़बोली मत बन और बात बात में अपने भाई की बराबरी ना किया कर। तेरी भलाई इसी में है, सीधे मन से ससुराल चली जा। इसी तरह दिन बीतते हैं, जिसके साथ शुभी की शादी एक जॉइंट फैमिली में हो जाती है। ससुराल की दहलीज पर खड़ी शुभी के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। पता नहीं मेरे ससुराल वालों का मिजाज कैसा होगा। इतने सारे नए चेहरों के बीच में कैसे घुल मिल पाऊंगी। दीपाली बहू, आगे आकर अपनी देवरानी का स्वागत करो। जी माँ जी। आओ देवरानी जी, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। शुभी बहू, मैं तुम्हारा सभी से परिचय कराती हूँ। ये तुम्हारी जेठानी है दीपाली, ये दिलकुश तुम्हारा देवर, ये निम्मी तुम्हारी ननद और मैं तुम्हारी सास, और ये तुम्हारी दादी सास। चलिए देवरानी जी, मैं आपका कमरा दिखाती हूँ। दीपाली शुभी को कमरे में छोड़कर चली जाती है। तभी अनिकेत शुभी का परेशान चेहरा देखकर पूछता है, शुभी, तुम ठीक हो ना? जी। फिर तुम्हारे चेहरे पर ये टेंशन क्यों टिमटिमा रही है? समझ सकता हूँ, एक लड़की के लिए ससुराल में घुलने मिलने में टाइम लगता है, मगर मेरे परिवार वाले बहुत मिलनसार और हंसमुख हैं। सभी ऐसा ही कहते हैं, मगर एक लड़की के लिए ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। ससुराल के खौफ से भरी बहू भोर को जागकर काम में जुट जाती है। हाँ, सफाई तो हो गई, बस अब बर्तन मांजना बाकी बचा है। बहू जल्दी जल्दी बर्तन मांजने लगती है, तभी एक बर्तन उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी आवाज से सास और जेठानी कमरे से बाहर आती हैं। बड़ी बहू, तू कमरे में थी तो ये रसोई घर में खटपट कैसी है? पता नहीं माँ जी, चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों रसोई घर में आती हैं तो शुभी डरी सहमी हुई बोलती है, जेठानी जी, मैंने जानबूझकर बर्तन नहीं गिराया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई। अरे शुभी बहू, कोई बात नहीं, बर्तन ही तो था, और अभी 5 बज रहे हैं, इतनी सुबह क्यों उठ गई तू? सास का सीधा सवाल सुनकर बहू का डर दूर हो जाता है। क्या हुआ शुभी बहू, क्या सोचने लगी? देख बहू, अगर तेरी माँ ने तुझे ससुराल में जल्दी जागने की सीख दी है तो उसे दिल और दिमाग से निकाल दे। चलो शुभी, पहली रसोई की रस्म पूरी करने में मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी नाश्ते की तैयारी में जुट जाती हैं। तभी शुभी झिझकते हुए बोलती है, जेठानी जी, हलवे में कितना शक्कर डाल दूं? 4 चम्मच शक्कर डाल दो।
शुभी, सभी जन कम मीठा खाते और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जेठानी की जगह दीपाली दीदी कहो। इससे मुझे भी खुशी होगी और तुम भी मेरे साथ खुल पाओगी। ये सुनकर शुभी के मन में ससुराल के शासन का सैलाब थम सा जाता है। सभी जन नाश्ते की मेज पर बैठकर बेसब्री से बहू के हाथ बने खाने का इंतजार करते हैं। ला दे बहू, सबसे पहले अपनी दादी सास को अपने हाथों से बने खाने का स्वाद चखा। जी दादी माँ। बहू बारी बारी करके सभी को खाना परोसती है और डर से मांद कर हाथ मलते हुए मन में बोलती है, बस भगवान स्वाद में कोई भी कमी घटी ना हो, दादी सास को खाना पसंद आए। राम ही राखे। क्या हुआ दादी माँ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अरे खाक अच्छा बनाया है खाना, दाल नमक के मारे माहौर है और सब्जी में जायके की जगह जहर भरा है, पूरी बर्नी सी सब्जी में उड़ेल दी है। अरे यही सिखाया है तुझे तेरे मायके वालों ने। दादी सास के तीखे ताने सुनकर बहू की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं और वह बोलती है, माफ कर दीजिए दादी माँ, मैं दूसरा खाना बना लाती हूँ। बहू को ऐसा रोता देखकर दादी सास का दिल पसीज पड़ता है और वह बोलती है, अरे नहीं बहू, मैं तो तेरी टांग खिंचाई कर रही थी। अच्छा खाना बनाया है मेरी बच्ची, और कोई भी पेट में से सीख कर थोड़ी आता है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तेरी दादी माँ 4 दिन में तेरा हाथ नपातुला बना देगी। इतने के बाद दादी सास अपने हाथों में पहने कंगन बहू को पहनाते हुए कहती है, ये ले मेरी बहू, मेरी ओर से तेरी पहली रसोई का उपहार, ये कंगन तेरे। मगर दादी माँ, ये तो आपके गहने हैं। मगर ये कंगन तेरी कलाई में फब रहे हैं। बहू बेखौफ होकर रहना सीख, ये तेरा ससुराल है, कोई कैद खाना नहीं जो तुझे अल्पभाषी बनना पड़े या भोर को उठना पड़े। ससुराल वालों के अपार स्नेह और साथ से बहू पूरे तौर से अपने ससुराल वालों के बीच घुल मिल जाती है और देखते ही देखते बहू का जन्मदिन आता है। सवेरे जब शुभी अपने कमरे से बाहर आती है तो पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था। तभी दिलकुश और निम्मी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम दोनों को मेरा जन्मदिन कैसे पता चला? अरे क्यों भाभी, जब आप हमारी पसंद नापसंद को पता कर सकती हैं तो हम आपका जन्मदिन कैसे जाया जाने दे सकते हैं? हाँ भाभी, आपके लिए सुंदर सा गाउन खरीद कर लाई हूँ, आज शाम को आप वही पहनना। शाम को पूरा परिवार मिलकर बहू का जन्मदिन मनाता है। मंदा और प्रताप भी पार्टी में उपस्थित थे। माँ, पिताजी आप? देखो सरिता बहू, मैं ना कह रही थी कि बहू अपने माता पिता से मिलकर झूम उठेगी। शुक्रिया दादी माँ, आप सभी ने मेरे इस दिन को खुशियों से भर दिया। सुना था कि ससुराल शासन का दूसरा नाम है, मगर मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मायके से बढ़कर स्नेह करने वाला ससुराल मिला है, जहाँ बहू पर बंदिश नहीं लगाई जाती। काश कि हर ससुराल ऐसा हो तो बेटी को मायके की कमी महसूस ना होगी। उस पल शुभी की आंखों में खुशी की चमक इठला रही थी। वहीं मंदा के मन में अपनी बेटी पर लगाई बंदिशों की छवि उतरी हुई थी। मंदा ने जिस बेटी को मायके में खुलकर जीने पर मोहताज कर दिया था, आज उसे ससुराल में मायके से बढ़कर स्नेह, सत्कार और साथ मिल रहा था, जिसकी अभिलाषा लिए हर बहू मायके से ससुराल आती है। सुबह के सिर्फ 7 बज रहे थे कि अचानक शर्मा परिवार में एक शोरगुल सुनाई देता है, जिसे सुनकर सभी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। अरे भाग्यवान, बावरी हो गई हो क्या? क्यों सवेरे सवेरे थाली बजा रही हो? ससुर जी, सासू माँ का खुशनुमा चेहरा बता रहा है कि कोई खास बात है। आज मुझ बुढ़िया के लिए बहुत बड़ा दिन है। छोटी बहू, तेरी पाँव इस घर के खातिर बहुत शुभ है। तेरे आते ही अपने शादी के 5 बरस बाद तेरी जेठानी के पाँव भारी हुए हैं। दृष्टि को बहू बनकर आए कुछ दिन बीते थे। वैसे तो हर देवरानी जेठानी में खट्टी मीठी नोकझोंक होना लाजमी है, मगर दृष्टि अपनी जेठानी के गर्भ से होने की बात सुनकर बहुत खुश होती है। बहुत बहुत बधाई हो जेठानी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ सूखी सूखी खुशी से काम नहीं चलेगा दृष्टि, तुम मेरे होने वाले बच्चे की चाची हो, इसलिए गोद भराई पर मुझे अच्छा सा भेंट देना। हाँ जेठानी जी, आप हुक्म तो कीजिए, आपकी देवरानी खुशी खुशी आपके लिए अपनी जान भी हाजिर कर देगी। दिन बीतते जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन जूही की सहेली लीना उसे फोन करती है। और कैसी है होने वाली मिसेस मम्मी? बस यार, बोर हो रही थी, इतने में तेरा फोन आ गया। क्यों, तेरे ससुराल वाले तुझे प्रेगनेंसी में स्पेशल फील नहीं कराते क्या?
मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ओफो, रूपचंद की बेटी होकर तुझे ये भी बताना पड़ेगा। अगर तेरे ससुराल वालों को तेरे प्रेग्नेंट होने की खुशी होती तो वो गोद भराई के बारे में बात करते। तूने आजमा कर देख, कहीं ऐसा ना हो तेरे प्रेग्नेंट होने की बात से वो सभी ऊपरी दिखावा कर रहे हो। अगर तेरा आने वाला बच्चा उनके लिए अहम होगा तो वो तुझे तोहफे देंगे और धूमधाम से गोद भराई करेंगे। और अगर तेरे बच्चे की गोद भराई टालने की तिगड़मबाजी करेंगे तो बस समझ जाना कि तेरे ससुराल वाले ठन ठन गोपाल हैं। लीना की बातों से जूही के मन में लालच बसेरा बना लेता है और वो खुद में फुसफुसाती है। वैसे लीना ने बात तो सही कही है। गोद भराई के बहाने मैं अपने हर उस शौक को पूरा कर सकती हूँ जिसकी मुझे हमेशा से चाह थी। अगली सुबह जब ससुराल के सभी सदस्य नाश्ते की मेज पर बैठे होते हैं तभी जूही अपने लालच को साधते हुए बोलती है, माँ जी, मेरी प्रेगनेंसी को 5वां महीना चढ़ चुका है। मैंने सोचा है कि मेरी गोद भराई के लिए वो रॉयल बैंक्वेट बुक कर लीजिए। जूही, तुम तो जानती हो उतने महंगे बैंक्वेट को करने के लिए एक बड़ी रकम लगती है, और फिर जब हमारे घर में ही इतनी जगह है तो फिर गोद भराई के लिए उतने पैसे क्यों खर्च करना। राजीव, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतने बिच्चम बिच्चे जगह में मेरी गोद भराई होगी। तुम तो जानते हो कि डैडी का उठना बैठना कितने बड़े लोगों में है। मेरी ही गलती है जो मैं ही खामखा सपने बुन रही थी कि मेरे होने वाले बच्चे की गोद भराई धूमधाम से होगी। जूही के झूठे दुख को देखकर जानकी बोलती है, अरे बड़ी बहू, तू दिल छोटा मत कर, तेरी गोद भराई बैंक्वेट में ही होगी। इस तरह गोद भराई के लिए बैंक्वेट बुक हो जाता है। देखते ही देखते जूही की गर्भावस्था के महीने गुजरते चले जाते हैं और जूही गर्भावस्था के 8वें महीने में कदम रखती है। फिर एक दिन, अरे बड़ी बहू, ये ले तेरी गोद भराई का जोड़ा और ये गहने। ये क्या माँ जी, इतनी फीकी पुरानी ड्रेस मैं मेरी गोद भराई में पहन लूं? ये मुझसे ना होगा। अरे जाने कितने जमाने पुराना है ये जोड़ा। मैंने तो सोचा था कि आप मेरी गोद भराई में मेरे लिए एक महंगा सा लहंगा दिलाएंगी और साथ में 9 लाख का हार, मगर इस जोड़े को देखकर तो लग रहा है कि गोद भराई को लेकर मेरे सारे अरमान धारे के धारे रह जाएंगे। मगर जेठानी जी, ये जोड़ा भी तो कितना सुंदर है, और एक दिन की गोद भराई के लिए महंगा लहंगा लेने में बुद्धिमानी नहीं। वही पैसे हम होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए भी बचा सकते हैं। तुम तो अपनी 2 कौड़ी की हिदायत अपने पास ही रखो दृष्टि। जब देखो मेरी खुशियों में खलल डालने की ताक लगाए बैठी रहती हो। मेरी गोद भराई मेरे गरीब ससुराल वालों की बस की बात नहीं। पहले बैंक्वेट बुक करने में किचपिच कर रहे थे और अब ड्रेस दिलाने में। अब मजबूरन मुझे अपनी गोद भराई फंक्शन में ये फीकी पुरानी ड्रेस पहननी पड़ेगी। पूरा परिवार जूही के झूठे रोने पीटने में आकर उसकी दूसरी लालच भी पूरी कर देते हैं। अरे बड़ी बहू, तू चिंता मत कर, तेरे ससुर जी तुझे महंगा लहंगा जरूर दिलाएंगे। ये सुनकर जूही बहुत खुश होती है, मगर अपनी जेठानी के बर्ताव में आए बड़े बदलाव ने उसकी देवरानी के दिल में बड़ी उथल पुथल मचाकर रख दी थी। ये जेठानी जी को हुआ क्या है? उनके मन में अचानक इतने महंगे शौक कब से बसने लगे? इन्हें क्यों नहीं दिख पा रहा कि सासू माँ ससुर जी को पहले ही बैंक्वेट बुक करने का खामियाजा किस कदर काटना पड़ रहा है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके साथ साथ गोद भराई को लेकर जेठानी के मन में लालच बढ़ता ही जाता है। वो हर दिन नए नए फरमाइश करती है, जिसे देखकर दृष्टि एक दिन बोलती है, जेठानी जी, आप तो पिछले 5 साल से इस घर की बहू हैं, बावजूद इसके आप हालात को देखकर भी गोद भराई को लेकर इतनी फरमाइश कर रही हैं, जिसे पूरा करने के सभी कितनी परेशानी उठा रहे हैं, जिसका आपको जरा भी अंदाजा नहीं कि जानती हैं आप गोद भराई पर महंगा लहंगा पहन सके, इसलिए ससुर जी ने अपने बुढ़ापे के जीवन बीमा के पैसे आपके ख्वाब को पूरा करने में झोंक दिया, और जेठ जी और मेरे पति ने बैंक्वेट बुक करने में घर की बरसों की बचत लगा दी। ये तो हर ससुराल वाले करते हैं। मैं उन्हें इस घर का वारिस देने वाली हूँ, तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? लगता है अपनी जेठानी की गोद भराई में इतना सब होते देखकर तुम्हारा जिया जल रहा है। लालच ने आपको इस कदर अंधा कर दिया है कि आप अपनी गोद भराई की होड़ में ससुराल वालों के परेशान चेहरे को पढ़ नहीं पा रही। देवरानी के लाख समझाने के बाद भी लालची जेठानी पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार गोद भराई का दिन आता है। सभी बैंक्वेट हॉल में पहुंचते हैं। पूरे ससुराल वाले गोद भराई में जूही के मन मुताबिक महंगे तोहफे देते हैं, मगर इतने पर भी जेठानी का लालच रुकने का नाम नहीं लेता। अरे दृष्टि, तुम्हारा ये सोने का हार तो बड़ा चमचमा रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी जेठानी के गले में ज्यादा जचेगा? मुझे गोद भराई की भेंट में यही चाहिए। दृष्टि बिना कुछ कहे अपनी लालची जेठानी की ख्वाहिश को पूरा कर देती है। तभी जूही का पिता रूपचंद अपनी बेटी की झोली में नोटों के बंडल डालकर बोलता है, इतना ठीक है बेटी, या और चाहिए? ये क्या डैडी, मैं कोई लालची भिखारी थोड़ी हूँ जो आप मेरी गोद भराई में नोटों के बंडल डाल रहे हैं। तू लालच में इस कदर अंधी हो गई है जूही कि तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा कि तेरी गोद भराई के लाखों के लालच ने तेरे गरीब ससुराल वालों को किस कदर कंगाल कर दिया है।
फिर भी वो कर्ज के बोझ में दबकर तेरी खुशी में शरीक है। जरा देख उनके चेहरे को, क्या नजर आता है तुझे? अपने पिता की फटकार से जूही जैसे ही अपने लालच से बाहर आती है तो वो बोलती है, आई एम सॉरी डैडी, मैं अपनी गोद भराई के अरमानों में इतनी मगन हो गई कि लालच से भरकर मैंने अपनी महंगी फरमाइश में ससुराल वालों के दुख को देखा ही नहीं। सासू माँ, ससुर जी, राजी, मुझे माफ कर दो। दृष्टि ने मुझे बार बार सच दिखाया मगर मैंने ही सच से मुंह मोड़ लिया। कोई बात नहीं जेठानी जी, जो हुआ उसे भुला दीजिए। हाँ बहू, हमारे लिए बहुत है कि तेरे अंदर से लालच दूर हो गया। इस तरह आखिर में जूही के अंदर सवार लालच खत्म हो जाता है और वह अपने ससुराल वालों के साथ कम में भी खुश रहना सीख लेती है। सुधा और महेश की 4 बेटियां सलोनी, प्रिया, एकता, मानसी थी, जिनमें से बड़ी बेटी सलोनी की शादी विराट नाम के लड़के से तय हो गई थी। अगले दिन शादी थी। जैसे ही विराट बारात लेकर चौखट पर आता है तो उसकी सालियां कहती हैं, अरे अरे तनिक रुकिए जीजू, माँ जरा यहाँ कर जीजू के साथ रस्म तो कर लो। कौन सी रस्म साली साहिबा? वेट करिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तभी सुधा अपने दामाद की आरती उतारकर उसकी नाक खींचती है। तभी वह कहता है, मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे अभी तो मैंने आपकी बेटी से कुछ कहा भी नहीं और आप मेरी नाक खींच रही हैं। हाँ, एडवांस में, ताकि तुम मेरी बेटी को तंग ना करो। अरे बेटा, मजाक कर रही हूँ, ये तो एक रस्म होती है। ओहो, जीजू की पकौड़े जैसी नाक तो लाल हो गई। साली साहिबा, एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर हम आपकी खबर लेंगे। उसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि आपको हम परेशान कर देंगे। अच्छा ठीक है, अब अपने जीजू को अच्छी जगह बैठाओ। आइए आइए जीजू, आपके लिए स्पेशल सीट है। जब आप पापड़ों पर बैठोगे तो आपकी इज्जत का कचरा हो जाएगा। ऐसा कहकर एकता विराट को सोफे पर बैठा देती है, जिसके बाद पापड़ों के कड़कने की आवाज आती है और तीनों सालियां जोर से हंसते हुए कहती हैं, तो जीजू, कैसा लगा हमारा वेलकम करने का तरीका आपको? तुम तीनों बड़ी चतुर हो, बताऊंगा तुम्हारी दीदी को ये सब। कुछ देर बाद सलोनी तैयार होकर नीचे आती है, जिसे विराट देखकर कहता है, हाय मेरी सोन पापड़ी इज कमिंग। ओहो, ये है मेरी सुंदर सी रसमलाई। देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, और तुम तीनों बहुत शैतानी हो। अरे अपनी बहन से कुछ सीखा नहीं है क्या? ओफो जीजू, बीवी सीधी मिल रही है। सालियों को तो टेढ़ा होना चाहिए, जो आपको हर पल सताएं, परेशान करें। दूल्हा और दुल्हन मंडप में पधारिए, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जाइए जाइए दूल्हे राजा, बजाएंगे हम अब आपका बाजा। क्या बोला तुमने? कुछ भी नहीं। तुम तीनों सालियों से मुझे बचकर रहना पड़ेगा। तभी दोनों दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठते हैं, जहां दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। उसी दौरान तीनों सालियां मिलकर विराट के जूते छुपा लेती हैं। विदाई के वक्त जब विराट अपने जूते पहनता है तो उसे जूते दिखाई नहीं देते। फिर प्रिया जूते दिखाते हुए कहती है, जीजू जूते लो पैसे दो, जूते लो पैसे दो। अरे मेरे जूते दो। बिल्कुल नहीं जीजू, पूरी शादी में सालियों का एक ही तो मौका होता है कि आपके जूते चुराएं, और वो भी फ्री में दे देंगे तो कमाएंगे क्या। चलिए चलिए, पैसे दो, जूते लो, पैसे दो, जूते लो। अच्छा जी। ओ मेरी सालियों, ओ हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो, पैसे ले लो, जूते दे दो। अच्छा कितने दूं? पूरे 50,000। क्या 50,000? ठीक है, अब मैं बताता हूँ इन सालियों को। ठीक है, आप सबने सुन लिया ना, मेरी सालियां पूरे 50,000 मांग रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये लो 50। कितने हुए? 50 हुए ये तो। और ये लोग बाकी के पैसे 1000, तो हो गए ना पूरे 50,000। लाओ जूते दो मेरे। जीजू इट्स नॉट फेयर, दीजिए हमारे पूरे पैसे। अब इतने तो नहीं, 30,000 है, लेना है तो ले लो। अरे बेटा मान जा, क्यों अपने जीजू को परेशान कर रही है? तेरी बहन भी थक चुकी है। अरे मान जाओ मेरी प्यारी बहनों। ठीक है, लीजिए आपके जूते। प्यारी प्यारी सालियों, ये जूते आप अपने पास रखिए, मैंने नए जूते मंगा लिए। बंटी मेरे शूज लेकर आ। हाँ जीजू, आप तो बड़े चंट निकले। यू आर वेरी चालाक जीजू, यू आर वेरी चालाक। तुमसे ही सीखा है, पापड़ पर बिठाया था ना मुझे, मैं तभी समझ गया था कि तुम जूते का मौका छोड़ोगी नहीं। फिर भी इतनी मेहनत करी है तो ले लो 30,000 रुपए।
प्रिया दीदी, एकता दीदी, जीजू तो खेल गए। कोई नहीं बेटा, आगे और भी मौके हैं अपने जीजू को परेशान करने के लिए। इस तरह विराट अपने जूते पहन लेता है और विदाई लेकर जाने लगता है। तो प्रिया कहती है, प्यारे प्यारे जीजू रुकिए, हम अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम तीनों बहनें आपके साथ दहेज में जाना चाहती हैं कुछ समय के लिए। माँ हम जाए ना, हमें जीजी की बहुत याद आएगी, उसके बिना रह नहीं सकते। हाँ माँ प्लीज जाने दो ना। ओहो हो, कितनी मुश्किल से इनका पीछा छूट रहा था। अब ये दहेज में भी आएंगे तो मेरा जीना दुश्वार कर लेंगे घर पर भी। ठीक है विराट, मैं अपनी चारों बेटियां तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हारी सालियां दहेज में जाने को तैयार हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना। ये बल्ले बल्ले ओ शावा शावा। लो लग गई वाट। इस तरह विराट की तीनों सालियां दहेज का नाम लेकर उसके साथ घर में आ जाती हैं। हफ्ता बीत जाता है, तीनों सालियां ठीक ठाक घर में रह रहे थे, लेकिन फिर उनके दिमाग में खुराफाती आती है। वो जैसे ही शाम को ऑफिस से घर आता है तो गुलाब का फूल लिए एकता अपने जीजू को छेड़ते हुए गाना गाती है। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना दीवानगी की हद तक। फिर प्रिया उसका हाथ पकड़कर डांस करते हुए कहती है, आज दिखा दे मुझे लब करके, ओ बेबी बाहों में भर के। अरे एकता, प्रिया, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? सलोनी क्या समझेगी? हाँ जीजू आप कैसे नाच रहे हो? अभी दीदी को बुलाती हूँ। सलोनी दीदी जरा जल्दी आइए, देखिए जीजू को। तभी सलोनी आकर उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखती है कि विराट के पसीने छूट जाते हैं। तो वो कहता है, सलोनी मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बहन ही है ये। वो तो मैं देख चुकी हूँ। विराट तुम कितने फट्टू हो, कैसे पसीने छूटे हैं तुम्हारे? इसका मतलब ये मेरी सालियों की साजिश थी और या मैं डर गया, तुम भी इन्हीं की तरह होती जा रही हो। अच्छा सॉरी बाबा, चलो आज रात हम अंताक्षरी खेलेंगे। रात को सभी पिलो लेकर अंताक्षरी खेल रहे होते हैं। तभी सलोनी के हाथ में पिलो आ जाता है और वह गाते हुए कहती है, अरे मेरी बारी आ गई, अब मैं गाऊंगी। ओरे ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। फिर से सब पिलो एक दूसरे को देते हैं और अब एकता पर पिलो रुकता है और वो गाती है, वो जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ वो मेरे जीजा जी। फिर से सब पिलो पास करते हैं और अब की बारी मानसी गाती है, ठीक है मैं गाऊंगी पर जीजू के साथ, हम तीनों सालियां नाचेंगी भी दीदी। ठीक है जाओ विराट, आपकी सालियां बुला रही हैं, जाइए। फिर विराट अपनी तीनों सालियों के साथ नाचता है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में तू है कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तभी जानबूझकर प्रिया अपने जीजू के पैर पर पैर मार देती है, जिसके बाद वह कहते हैं, मेरा पैर। लो हो गया तुम्हारे, दिल ये पुकारे आजा, तोड़ दिया मेरा पैर। कैसी है तुम्हारी बहन, कुछ समझा दो इन्हें, तुम जरा सा समझा दो, हद मचा दी है सालियों ने बहुत ज्यादा। ओह सॉरी सॉरी जीजू, गलती से हमने आपका पैर तोड़ दिया। चलो तुम तीनों भी जाकर सो जाओ, बहुत परेशान करती हो इन्हें। तभी सब सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। विराट ऑफिस से आकर अपनी सालियों के लिए कुछ न कुछ खाने को लाया करता था, कभी आइसक्रीम, कभी नूडल्स, कभी मोमोज। इस तरह जीजा साली की नोकझोंक भी होती रहती थी। वहीं सालियों ने जमकर अपने जीजू को परेशान किया हुआ था। कभी वह खाने में तेज मिर्च डाल देती, तो कभी नहाते वक्त बाथरूम का पानी बंद कर दिया करती, और एक बार तो वो जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो बाल्टी का पानी उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वह बहुत भीग जाता है और चीखने लगता है। अरे विराट, ये कैसे भीग गए तुम, और ये ब्रेक लगाकर क्यों चीख रहे हो? पास खड़ी तीनों सालियां अपने जीजू पर हंस रही होती हैं। तभी गुस्से से सलोनी कहती है, ये सब तुम तीनों की करामात है ना? मैं तुम जीजा साली के बीच में कुछ नहीं कहती, फिर भी अरे इतना तो परेशान मत करो अपने जीजू को, हमेशा छेड़ती रहती हो। देखना कैसे चीख रहे हैं वो, अभी भी बुखार आ गया तो। सॉरी दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हम बस थोड़ा सा परेशान करना चाहते थे जीजू को। जीजू वी आर रियली सॉरी। प्लीज जीजू सॉरी, माफ कर दीजिए, अब हम ऐसे आपको तंग नहीं करेंगे। दीदी अब हमें घर चलना चाहिए, मम्मी पापा का भी तो ख्याल रखना है ना,
सॉरी जीजू, हमें इतने दिन आपको परेशान किया। कोई बात नहीं सलोनी, जाने दो, और तुम भी इतनी जल्दी मत जाओ, घूमने चलेंगे बाहर। अगले दिन विराट सभी को घुमाने ले जाता है। राजीव की अचानक हुई मौत ने उसकी पत्नी कावेरी को झकझोर कर रख दिया था। कावेरी की 2 बेटियां थी, इशिका और ईवा। पति की मौत के बाद बेटियों के भरण पोषण का भार कावेरी के कंधों पर आ पड़ा था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ईवा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा, माँ भी भूखी है और हमारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हम गरीब हो गए हैं। मगर दीदी, बिना खाए तो हम मर जाएंगे। 10 साल की ईवा के मुंह से निकली बातों में उसकी मासूमियत झलक रही थी, जिसे देखकर उस मजबूर माँ का मन भर जाता है और उसकी आंखों में आंसू उतर आते हैं। इतिशा, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, ईवा का ख्याल रखना। कावेरी के कदम काम की खोज में निकल पड़ते हैं, मगर दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया, कहीं भी बात नहीं बनी। अब मैं क्या करूं? कावेरी सोच ही रही थी कि उसे अपने हाथों बनाए केक का ख्याल आता है। उसके हाथों में स्वादिष्ट केक बनाने का इल्म कूट कूट कर भरा था। क्यों ना मैं बेकरी शॉप खोल लूं? आजकल केक की बिक्री बहुत ज्यादा है, मगर इस गांव में केक का कारोबार ना के बराबर चलेगा। मुझे शहर जाना पड़ेगा। कावेरी अपने घर को बेच मिले हुए पैसे और अपनी बेटियों को लेकर शहर आकर एक बस्ती में रहने लगती है। साथ ही एक बेकरी शॉप खोल लेती है। उसके इस काम में उसकी तीनों बेटियां बढ़ चढ़कर हाथ बटाया करती थी। माँ, देखो, मैंने और ईवा ने कितना अच्छा केक बनाया है। बहुत खूब मेरी बच्चियों, मुझे तुम पर नाज है। अच्छा, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर कावेरी केक लेकर बेकरी शॉप पर जाने के लिए निकल जाती है, मगर कावेरी मुड़कर कभी नहीं लौटती। दीदी, सूरज भी ढल गया और देखो अंधेरा हो गया। माँ क्यों नहीं आई? हाँ, बाकी दिन तो माँ आ जाती है। चलो ईवा, हम दोनों बहनें बेकरी शॉप पर चलते हैं। दोनों बहनें अपनी माँ की खोजबीन में घर से निकल जाती हैं, मगर सड़क किनारे बड़ी भीड़ देखकर वो जैसे ही वहाँ आती है, वहाँ पर उनकी माँ की लाश होती है, जिसे देखकर दोनों बहनों की आंख फटी की फटी रह जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद इशिता बोलती है, मैं माँ की मेहनत जाया नहीं जाने दूंगी, इसीलिए आज से हम दोनों बहनें ही बेकरी शॉप चलाएंगी। ठीक है दीदी, वैसे भी अब घर में बनाने को कुछ भी नहीं, कम से कम केक बेचकर हम राशन तो लाएंगे। दोनों बहनें जैसे ही केक की दुकान पर पहुंचती हैं, तो दुकान का मालिक कमलेश उन्हें झड़कते हुए कहता है, अरे ओ लड़कियों, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? ये बेकरी शॉप हम बहनों की है, आप यूँ अपना हक नहीं जमा सकते। दीदी, मुझे तो ये अंकल ठगी लगते हैं। बीते भर की छोकरी मेरे दुकान में खड़ी होकर मुझे ठगी कहती है। अब तुम्हें इस बेकरी शॉप से ठेंगा मिलेगा। चलो फुटो यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगी। बहुत ढीठ है ये लड़की, ठहर जाओ, अभी मजा चखाता हूँ। कमलेश दोनों अनाथ बहनों को बेरहमी से मार कर भगा देता है। दोनों बहनों के माथे से खून बहने लगता है और दोनों लंगड़ाती हुई एक जंगल में बैठकर रोने लगती हैं। माँ, पिताजी, आप हम बहनों को अनाथ क्यों करके छोड़ गए? ये दुनिया बहुत बुरी है और मतलबी है। मत रो दीदी, चुप हो जाओ। काश कि हम दोनों बहनों को बादलों पर थोड़ी जमीन मिल जाती, जहां हम बेखौफ होकर अपनी केक बेकरी शॉप खोल लेती। ये तुम कैसा ख्वाब बुन रही हो ईवा? बादलों पर केक बेकरी खोलना यह मुमकिन नहीं, क्योंकि बादल पर जाना मुमकिन नहीं। इशिता ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों के सामने सोने से बनी सीढ़ियां चमक उठती हैं, जो बादलों पर जा रही थी। ये देखकर दोनों बहनों की आंखें इठलाने लगती है और एक आवाज उन बहनों को बुलाहट देती है, इशिता, ईवा, बिना वक्त गवाए सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। दोनों बहनें सीढ़ियां चढ़कर बादलों पर चली जाती हैं, जिसके साथ सभी सीढ़ियां गायब हो जाती हैं और एक सुनहरे प्रकाश में उनके सामने 3 जादुई केक घर बने होते हैं, जिनकी नाक, आंख और मुंह होता है। और सामने खड़ी एक सुंदर सी परी उनका स्वागत करते हुए कहती है, मैं वैनिला परी हूँ। इस बादलों में बसे जादुई 3 केक घर की ओर से तुम्हारा स्वागत करती हूँ। जादुई परी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं कई साल से इन तीनों जादुई केक घर की रखवाली कर रही थी, मगर अब मेरे जीवन के 1000 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए मुझे पहरुए की खोज थी। और फिर मेरी नजर तुम दोनों बहनों पर पड़ी।
इसलिए मैं तुम्हें इस तीनों जादुई केक घर का वारिस ठहराती हूँ। अब से तुम यहाँ रह सकती हो। अलविदा। एकाएक परी गायब होकर बादलों में घुल मिल जाती है, जिसके बाद तीनों जादुई केक घर उन बहनों को बुलाहट देती हैं। मैं हूँ चिक्की, जादुई चॉकलेट केक घर। क्या तुम मुझ में रहना चाहोगी? मैं हूँ स्ट्रॉबेरी केक घर, तुम मुझे चुनो। नहीं, तुम मुझे चुनो। देखो मैं इन दोनों केक के मुकाबले कितना बड़ा हूँ। तीनों जादुई केक को लड़ता देखकर इशिता बोलती है, तुम तीनों लड़ो मत, हम दोनों बहनें बारी बारी से तीनों घर में रहेंगी। इतना कहकर इशिता जादुई चॉकलेट केक के घर में घुस जाती है, जहाँ शान और शौकत की सभी चीजें होती हैं, जैसे कि सुंदर बेडरूम, बिस्तर, किचन और भी बहुत कुछ। अरे वाह दीदी, ये जादुई केक घर तो बड़ा ही आलीशान है। यहाँ हम सुकून से रह सकते हैं। अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। काश कि चॉकलेट केक खाने को मिल जाता। ईवा की अभिलाषा जानकर जादुई केक घर उसके सामने स्वाद से भरपूर खुशबूदार केक प्रकट करता है। दोनों बहनें उसे खुशमन से खाती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो पाइनएप्पल केक के घर में प्रवेश करती हैं। देखो दीदी, ये दूसरा जादुई केक घर तो पहले वाले से भी सुंदर है। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ आकर खुश नहीं हुई? मैं खुश हूँ, पर काश ये केक घर हमें नए कपड़े देते तो हमें ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना पड़ता। जैसे ही इशिता जादुई केक घर में अपनी इच्छा जताती है, एक सुनहरी किरण जगमगाहट के साथ उसके सामने सुंदर सुंदर कपड़ों का ढेर लग जाता है। देखो दीदी, इस दूसरे जादुई केक घर में कितने सारे कपड़े दिए हैं। समय बीतता है, तीनों जादुई केक घर उन बहनों के हर एक मनोकामना को पूरा करते। देखते ही देखते ईवा का जन्मदिन आता है और वो खुश होकर कहती है, जादुई केक घर, क्या तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है? बताओ तुम तीनों मुझे क्या तोहफा दोगे? कहो ईवा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये सुनकर ईवा की आंखें खुशी से झिलमिला उठती हैं और वो भावुक होकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं बेसहारा बच्चों को केक खिलाऊं, क्योंकि उन बेचारों का बर्थडे कोई नहीं मनाता। माँ कहती थी, गरीबों में खुशियाँ बांटना भली बात होती है। ईवा की बात सुनकर तीनों जादुई केक घर खुशी से भर जाते हैं और एकाएक केक घर के फाटक खुल जाते हैं, जिसके अंदर से निकल रही सुनहरी रोशनी जुगनू के जैसे छिटकी हुई बादलों से जमीन पर सीढ़ियां बनाती है। जाओ ईवा, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे दोस्त आ ही रहे होंगे। चलो ईवा, मैं तुम्हें सिंड्रेला के जैसे तैयार कर देती हूँ। थोड़े ही देर में सभी अनाथ बच्चे सीढ़ी से होते हुए बादलों पर बसे जादुई तीनों केक घर में आते हैं। आहा देखो बंटी, 3-3 केक घर। हाँ बबली, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आओ साथियों, आज मेरे साथ तुम सभी का जन्मदिन है। जादुई केक घर इन सभी बच्चों को जन्मदिन का केक दो। ईवा के ऐसा कहते ही तीनों जादुई केक घर का मुंह खुल जाता है और उनके घर से अलग अलग केक बच्चों के आगे आ जाते हैं, जिसके बाद सभी अनाथ बच्चे बादलों के बीच अनाथ बहनों की बदौलत अपना बर्थडे मनाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, आप दोनों बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज तुम्हारे कारण हमने केक खाया। पर क्या अब हमें जाना होगा? नहीं, तुम बच्चों को जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम इन जादुई केक घर में जब तक चाहो रह सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चों का बुझा हुआ चेहरा खुशी से खिल उठता है और सभी बेसहारा बच्चे जादुई केक घरों में खुशी से रहने लगते हैं। सहरसा गांव में रहने वाले जीतन के परिवार में 3 जन थे। उसकी बेटी बिंदिया, जीतन और पत्नी सीता। सीता के पास एक सिलाई मशीन थी जिस पर वह सारा दिन लोगों के कपड़े सिला करती थी। वहीं जीतन खेती बाड़ी किया करता था। उसी की कमाई से घर चलता तो सुरेखा की कमाई बचत में जुड़ती। उनका जीवन कम में भी बेहद खुशहाली में बीत रहा था, मगर फिर एक दिन नियति का चक्रकाल बनकर उनके घर पर आ गिरा। बिंदिया के बापू, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तुम बिंदिया के पास रहना। अरे जरा ठहरो सीता, मैं भी चलता हूँ। जमींदार ने खेतों की खातिर बीज खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। बिंदिया बेटी, तू घर में रहना, माँ बापू जल्दी आ जाएंगे। ठीक है पिताजी, मगर लौटते वक्त मेरे लिए जलेबियां जरूर लाना। इतना बोलकर दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। तभी तेज तूफान उन्हें आधे रास्ते में ही घेर लेता है, जिसके साथ आसमान में काली घनघोर घटाएं घिराती हैं और साथ ही मूसलाधार बारिश पूरे धरती को भिगोने लगती है।
हे भगवान, इंद्रदेव को भी अभी ही बरसना था। अजीब भागो वरना भीग जाएंगे। जैसे ही दोनों भागते हैं, बिजली की तार का एक खंभा गर्दिश के साथ उन पर आ गिरता है, जिसमें दबकर सीता दम तोड़ देती है। मगर जीतन अभी जिंदा था। वह रोते बिलखते हुए लोगों को बुलाने लगता है। मदद करो, अरे माँ मेरा पैर। नहीं जीतन, तुझे जीना होगा। तेरे कंधे पर तेरी 12 साल की बेटी की जिम्मेदारी है। ऐसा बोलकर जीतन बड़े जोश के साथ अपने पैर को खींचता है। जीतन की जान तो बच जाती है, मगर उसका एक पैर पूरी तरह कट जाता है। अब एक पैर के सहारे उस गरीब को काम देता भी कौन? पैर खोने के गम ने जीतन का बल तोड़ कर रख दिया था। चुप हो जाओ पिताजी, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। माँ भी हमारे साथ है उनकी सिलाई मशीन में। सीता की सिलाई मशीन ने उसे अपाहिज पिता के हाथों को हिम्मत से भर दिया था। इस पिता के पैरों में अभी इतना बल बचा है कि वो अपनी बेटी का पेट भर सकता है। उस दिन से जीवन ने अपनी स्वर्गवासी पत्नी की सिलाई मशीन को कमाई का जरिया बनाया। वो रोज कपड़े सिलता, जिसे जो पैसे आते उन्हीं से उसके घर का चूल्हा जलता। समय गुजरता गया, दिन महीने और महीने साल में ढलते गए। बिंदिया बड़ी हो चुकी थी। एक दिन बूढ़ी जानकी जीतन के घर में आकर कहती है, जीतन, अरे ओ जीतन, कैसा है तू? बस जानकी मौसी, अपाहिज पैरों के साथ गरीबी में गुजारा कर रहा हूँ। बस सारा दिन लोगों के कपड़े सीते रहता हूँ। बदले में जो 4 पैसे आते हैं उससे चूल्हा जल जाता है। अरे बेटा, कभी अपने गरीबी से बाहर आकर आंख उठाकर देख। बिंदिया ब्याह के लायक हो गई है। बेटी जात को सयाना होने में समय नहीं लगता। कुछ सोचा है उसकी शादी के खातिर? अगर नहीं सोचा तो सोचना शुरू कर। ये बोलकर जानकी वहाँ से चली जाती है। उस रोज से जीतन बिंदिया के ब्याह के लिए रिश्ते तलाशने लगता है, मगर गरीबी के कारण कहीं भी बात नहीं बनती। तभी एक रात जीतन सिलाई मशीन पर बैठा रोता हुआ बोलता है, तुम्हारा अपाहिज लाचार पति तुम्हारे साथ के बिना अकेला हो गया है सीता। लड़के वाले लाखों का दहेज मांग रहे हैं। कहाँ से लाऊं मैं लाचार अपाहिज पिता इतने पैसे कि अपनी बेटी के लिए एक जोड़ा खरीद सकूं। जैसे ही जीतन के आंखों से बहा आंसू सिलाई मशीन पर गिरता है, सिलाई मशीन सोने में चमकने लगता है और सिलाई मशीन के अंदर से अलग अलग रंग और बनावट के लहंगे निकलने लगते हैं, जिसे देखकर जीतन बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये सिलाई मशीन अचानक से सोने का कैसे हो गया? जरा देखो तो इसके अंदर से कितने सुंदर सुंदर लहंगे निकल रहे हैं। कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? जीतन ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी एक बड़ी सरसराहट के साथ उसके कानों में आवाज आती है, मैं एक जादुई सिलाई मशीन हूँ जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहभागी बनना चाहती हूँ। तुम जादुई सिलाई मशीन से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहने के बाद वह आवाज हवा में घुल मिल जाती है और अपाहिज जीतन कहता है, मेरी जादुई सिलाई मशीन, मुझ अपाहिज पिता की मदद करो। मुझे मेरी बेटी बिंदिया की शादी करनी है, मगर मुझे लाचार अपाहिज पिता के पास एक पाई भी नहीं। मेरी मदद करो। जीतन के इतना बोलते ही जादुई सिलाई मशीन के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी घिराती है। सिलाई मशीन से खरे सोने के सिक्के खनकते हुए बाहर आ गिरते हैं। शुक्रिया मेरी जादुई सिलाई मशीन, तुमने तो मेरे मांगने से भी बढ़कर मुझे सोना दे दिया। जादुई सिलाई मशीन के मददगार स्वरूप के बरसों बाद जीतन की उदास आंखों में खुशियों ने दस्तक दी थी। अगली सुबह ये बात वो अपनी बेटी को बताता है, जिसे सुनकर बिंदिया बड़ी बड़ी आंखें करके बोलती है, क्या आप सच बोल रहे हैं पिताजी? क्या सचमुच माँ का सिलाई मशीन जादुई हो गया है? हाँ बिंदिया बेटी, बिल्कुल सच। यकीन नहीं तो कुछ मांग कर देखो। अरे मेरी जादुई सिलाई मशीन, इसी पल हमारे इस टूटे फूटे घर को बड़े से घर में बदल दो। बिंदिया के बोलते ही जादुई सोने की सिलाई मशीन से निकल रही सुनहरी रोशनी घर के चारों ओर चिटक पड़ती है और देखते ही देखते एक बड़ा सा घर उनकी आंखों के सामने खड़ा होता है। वह घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। पिताजी, ये जादुई सिलाई मशीन तो जिन्न के चिराग के जैसा जादू करता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। काश कि इस खुशी के मौके पर मिठाई मिल जाती। बिंदिया ने अभी ये ख्वाहिश जाहिर ही की थी कि जादुई सिलाई मशीन के अंदर से खूब सारे अलग अलग मिठाई कतार में बाहर निकल आती हैं। अरे बाप रे, जादुई सिलाई मशीन से मिठाइयाँ निकल रही हैं। लो पिताजी, आप भी चखो।
जादुई सिलाई मशीन से बिंदिया और जीतन का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्हें अब कोई जरूरत होती तो वह जादुई सिलाई मशीन से मांग लिया करते। जीतन के रईस होने के बाद से बिंदिया के लिए बड़े बड़े घर के रिश्ते चल कर आने लगे। आखिरकार बिंदिया की शादी तय हो गई। ये क्या पिताजी, आपकी पलकें भीगी क्यों हैं? अब मेरी बेटी विदा जो होने वाली है तो पिता की आंखें तो भीगेगी। जानती है बिंदिया, एक बाबुल जब अपनी बेटी की विदाई करता है तब वो एक अजनबी पर भरोसा करके अपने दिल का टुकड़ा दूसरे घर को देता है। तू भी कुछ दिन में चली जाएगी बेटी। बीतते दिनों के साथ बिंदिया की शादी का दिन दस्तक देता है। मेरी जादुई सिलाई मशीन मेरी मदद करो ताकि ये अपाहिज पिता अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाए। फिर जादुई सिलाई मशीन के चारों ओर एक सोने की किरण बिखर जाती है और पूरे घर में सोने के सिक्कों की ढेर लग जाती है, जिसे बेचकर जीतन पूरे गाजे बाजे के साथ अपनी बेटी की शादी की साज सजावट पर खुला खर्चा करता है। मेरी जादुई सिलाई मशीन, मुझे मेरी शादी के लिए एक सुंदर सा जोड़ा और कुछ गहने दे दो। मेरे लिए ये मेरी माँ का आशीर्वाद होगा। बिंदिया की दिली इच्छा को जानकर जादुई सिलाई मशीन अपने अंदर से सुंदर सा लहंगा और सोने के गहने प्रकट करता है, जिसे पहनकर बिंदिया सर से पांव तक 16 श्रृंगार करके दुल्हन बनती है, पूरा और पूरे विधि विधान से। उस रात एक गरीब अपाहिज पिता की बेटी की शादी का सपना साकार हो जाता है और विदाई की बेला पर बिंदिया बोलती है, पिताजी, मेरे बिना अब आपका ख्याल कौन रखेगा? जा बेटी, तू अपने पिता के लिए चिंता न कर। मेरी देखरेख के लिए तेरी माँ की जादुई सिलाई मशीन है। हम मुझे किस बात का गम है। इसी के साथ जीतन अपनी बेटी को विदा कर देता है। आज बिंदिया अपनी शादीशुदा गृहस्थी में घुल मिल चुकी है। बेटी की शादी के बाद जीतन ने जादुई सिलाई मशीन के राज को अपने सीने में दबा दिया और एक बार फिर से सिलाई मशीन पर कपड़े सिलकर अपना पेट चला रहा है। मगर जब कोई गरीब, अपंग, अपाहिज या लाचार लोग उसका दरवाजा खटखटाते हैं तो वो उनकी मदद करता है।